हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र का एक काम तो आपको पता ही है कि उत्सर्जन का होगा, ये तो क्लियर है। दूसरा समस्थापन, उत्सर्जन के साथ साथ क्या समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहते हैं ना जिसको। भाई होमियोस्टेसिस का मतलब क्या, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अपन बात कर रहे हैं उत्सर्जन की, और यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पर अपन बात करेंगे समस्थापन की। ठीक है, तो उत्सर्जन और समस्थापन के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए जीवों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, समस्थापन में क्या आ जाएगा, देखो समस्थापन में परासरण दाब नियंत्रण। ठीक है, समस्थापन में परासरण दाब का नियंत्रण भी आता है। भाई पीएच का संतुलन हो गया, पीएच संतुलन हो गया, साथ ही साथ जो परासरण दाब होता है उनका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। इसको हम किसमें लेते हैं, समस्थापन में। अब देखिए परासरण दाब को नियंत्रित करने के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं। जीवों के प्रकार अपन यहां पर बात कर रहे हैं परासरण दाब नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, कि वो परासरण दाब को नियंत्रित कर सकते हैं। शरीर के परासरण दाब क्या मतलब, शरीर का जो द्रव्य होता है उसके परासरण दाब को नियंत्रित करना। भाई शरीर के द्रव्य जो होते हैं जैसे रक्त हो गया, लसिका हो गया, ऊतक द्रव्य हो गया, इनका परासरण दाब को नियंत्रित करना। भाई क्या होगा इस केस में, अगर परासरण दाब ज्यादा होगा, परासरण दाब ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो शरीर का द्रव्य है, ध्यान देखना क्या बोल रहा हूं मैं, जो परासरण दाब शरीर का जो द्रव्य है अगर उसकी सांद्रता बढ़ गई, ठीक है, तो हम कहेंगे परासरण दाब भी बढ़ गया। शरीर का जो द्रव्य है, शारीरिक द्रव्य अगर वो पतला हो गया या उसकी सांद्रता कम हो गई तो हम क्या कहेंगे, उसका परासरण दाब भी कम है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर अपन देखेंगे कि वो जीव कितने प्रकार के होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर और दूसरा जिनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर का मतलब क्या होता है, परासरण स्थायी, और इनको हम कहते हैं परासरण नियामक। ठीक है, एक हो गया परासरण स्थायी, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया परासरण नियामक। तो परासरण स्थायी और परासरण नियामक। अब परासरण स्थायी क्या होते हैं भाई, जो अपने शरीर के द्रव्य के परासरण दाब को नियंत्रित नहीं कर सकते। परासरण दाब इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी से अपन लिखेंगे। इनमें परासरण दाब का नियंत्रण जो है वो नहीं होता, ये अपने शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इनके सराउंडिंग का, इनके चारों तरफ का जो परासरण दाब होगा वही इनके शारीरिक द्रव्य का होगा। जैसे मान लो कि चारों तरफ के जो वातावरण है, जो माध्यम है कह सकते हैं अपन, जिस माध्यम में ये रह रहे हैं, जैसे पानी में जनरली, जलीय जीवों में जनरली देखा गया है, तो पानी में रह रहे हैं। अब उस पानी का परासरण दाब बढ़ गया तो इनके शरीर के शारीरिक द्रव्य जो है उसका परासरण दाब भी बढ़ जाएगा। अगर चारों तरफ का परासरण दाब मतलब चारों माध्यम का परासरण दाब कम हो गया तो शरीर के द्रव्य का भी परासरण दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये परासरण स्थायी कहलाते हैं। और परासरण नियामक क्या होते हैं भाई, जो परासरण दाब को नियंत्रित कर सकते हैं। इनमें कोई अंग होता है, जैसे हमें किडनी होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर का नियंत्रण इनमें होता है। इनकी कोई अंग होता है, कोई मैकेनिज्म होती है, कोई क्रियाविधि होती है। जैसे हमारी किडनी है, किडनी केवल उत्सर्जन का काम थोड़ी करती है। किडनी जो है हमारे शरीर में जल की कमी होगी तो जल को अवशोषित भी करेगी, जिससे वो जल अवशोषित होकर हमारे शरीर के द्रव्य में जाएगा। और अगर जल पानी ज्यादा होगा तो किडनी जल का अवशोषण नहीं करेगी, कम करेगी, तो मूत्र ज्यादा बनेगा और जल का अवशोषण नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी पी लिया तो रक्त पतला हो गया, नहीं, किडनी उतना ही जल अवशोषित करेगी जितना कि उसको जरूरत है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, किडनी परासरण दाब को क्या कर रही है, किडनी परासरण दाब को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर परासरण स्थायी में परासरण दाब का नियंत्रण नहीं होता, और इनमें होता है जैसे जो अकशेरुक होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जो अकशेरुक होते हैं, और मिक्सिन होती है। मिक्सिन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैगफिश। ठीक है, वो इसमें आती है। मिक्सिन अपन एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। ठीक है ना, मिक्सिन के बारे में जो साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य होते हैं मिक्सिन, और कॉर्डेट में आते हैं बेसिकली। और दूसरा जो परासरण नियामक होते हैं क्या होते हैं, जितने भी कशेरुक होंगे, जैसे मछलियां हो गई, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गए, वो सारे क्या होते हैं, परासरण नियामक होते हैं, मतलब परासरण दाब को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं जो परासरण नियामक होते हैं वो स्वच्छ जल में और समुद्री जल में, स्वच्छ जल और समुद्री जल में किस तरह से अपने परासरण दाब को नियंत्रित करते हैं। तो पहले तो अपन देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्रेश वाटर। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, फ्रेश वाटर में। भाई स्वच्छ जल में कैसे परासरण दाब का नियंत्रण होता है, जो परासरण दाब को नियंत्रित कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो स्वच्छ जल में कैसे परासरण दाब को नियंत्रित कर सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां पर हम कहते हैं कि कोई जीव है, देखिए कोई भी जीव हो, उसकी कोशिका या शरीर के द्रव्य का जो परासरण दाब होता है ना वो 200 से 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर होता है। 200 से 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर ये परासरण दाब है, जो हमारे शरीर का भी है। और जनरली जो कोशिकाओं का होता है, कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो परासरण दाब चाहिए होता है वो कितना होता है, वो 200 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। अब भाई मान लो ये स्वच्छ जल में है, अब मान लो ये किस जल में है, ये जो है वो स्वच्छ जल में है। तो भाई जब स्वच्छ जल में है तो स्वच्छ जल का परासरण दाब कितना है, तो स्वच्छ जल का परासरण दाब 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। भाई स्वच्छ जल की सांद्रता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो यही समुद्री जल होता है, इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। अपन समुद्री जल की भी बात करेंगे। भाई स्वच्छ जल की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 50 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। ठीक है, प्रति लीटर। तो यहाँ पर बात क्या है कि अंदर जो है वो सांद्र है और बाहर तनु है। अंदर सांद्र है, अंदर परासरण दाब ज्यादा है, मतलब सांद्रता ज्यादा है, और बाहर क्या तनु है, ये जिस माध्यम में रह रहा है जीव वो कैसा है, तनु है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या समस्याएं आएंगी इसके साथ, पहले अपन ये देखते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, समस्याएं क्या क्या आएंगी। तो भाई एक समस्या तो ये आएगी कि जल लगातार प्रवेश करेगा। भाई जल प्रवेश करेगा ना लगातार, क्योंकि सांद्रता बराबर करनी है उसको, तो और जल हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाता है। तो अंदर माध्यम सांद्र है और बाहर तनु है, तो जल तनु से सांद्र की तरफ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स क्या आएगी, प्रॉब्लम्स ये आएगी जल का प्रवेश, जल का लगातार प्रवेश होता रहेगा। दूसरी समस्या क्या आएगी कि लवण जो है वो बाहर की तरफ जाते रहेंगे।
भाई लवण, क्योंकि लवण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, तो लवण क्या होंगे, जो सॉल्ट होंगे वो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो जल तो अंदर जाएगा और सॉल्ट बाहर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होने दिया गया ना तो अंदर का भी 50 हो जाएगा। यही लगातार चलता रहा तो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि अंदर का भी 50 ना हो जाए। लेकिन अंदर का 50 हो गया तो क्या कोशिका जीवित रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि उसको कितनी सांद्रता चाहिए, 200 से 300 चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी हो। शरीर के द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है, 200 से 300 के आसपास। तो अब अगर ऐसा होने दिया तो ये तो 50 करके छोड़ेगा। तो अब इसकी समाधान क्या है, ये तो प्रॉब्लम्स थी। अब बात ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। क्या सोल्यूशन है भाई, तो सोल्यूशन इनके पास ये होता है, जो स्वच्छ जल में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके पास सोल्यूशन क्या होता है, उनके पास सोल्यूशन ये होता है कि पहली बात तो ये पानी नहीं पीते। क्या पहली बात, पानी नहीं पीते, है ना। तो जब पानी नहीं पीते तो जो पीने के माध्यम से पानी अंदर आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही, जो जल अपने आप ही अंदर आ रहा है ना, इनकी कोशिकाओं में इसी का प्रयोग कर लेते हैं, अलग से पानी नहीं पिएंगे। दूसरा बात, इनका जो मूत्र होता है वो तनुमूत्र होता है। मूत्र कैसा होता है, तनुमूत्र होता है। अब भाई तनुमूत्र होता है तो होता क्या है कि तनुमूत्र है तो जो अतिरिक्त जल है उसको मूत्र के माध्यम से लगातार क्या करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, एक तो पानी नहीं पिया, कुछ जो पानी अपने आप आया उसको उपयोग कर लिया इन्होंने, अलग से पानी पिया नहीं। दूसरी बात, और अतिरिक्त जो बच गया उसके लिए क्या किया भाई, अतिरिक्त जो बच गया तो उनके लिए मूत्र कैसा, इनका तनु है तो तनुमूत्र है, मतलब इसका मतलब अत्यधिक तनुमूत्र होता है। ये बोल सकते हैं तो बहुत ज्यादा पानी जो है मूत्र के माध्यम से ये बाहर निकाल देते हैं। और तीसरी बात, इनमें आयोनोसाइट सेल्स होती हैं, आयोनोसाइट कोशिकाएं। और ध्यान रखना, जहां पर भी आयोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय रूप से क्लोराइड आयन को, सक्रिय रूप से सॉल्ट को, लवण को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये जो लगातार सॉल्ट बाहर जा रही थी ना, तो सॉल्ट की सांद्रता अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। और हमने कहा आयोनोसाइट सेल्स क्या करती हैं, सॉल्ट को या लवण को कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ले जाती हैं। मतलब कम अंदर बाहर था और अंदर ज्यादा था लवण की सांद्रता, तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ले जाएंगी। मतलब ये लवण को कहां ले जाएंगी, ये जो सॉल्ट होंगे इसको जो है जल से कहां लाएंगी, जल से सेल के अंदर लाएंगी, उल्टा वापस लेके आएंगी। ठीक है, तो सॉल्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, पानी जो लगातार अंदर आ रहा था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और साथ ही साथ जो सॉल्ट जो लगातार बाहर जा रहे थे वो वाली समस्या का भी समाधान हो गया कि आयोनोसाइट सेल्स किस तरीके से, ये भले ही स्वच्छ जल में रहे, जिसकी सांद्रता, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका परासरण दाब 50 है, लेकिन अंदर का कितना रहता है, फिर भी इनके द्रव का कितना रहता है, 200 से 300 रहता है। ठीक है, अब इसी तरह से रेगुलेशन की बात करें हम, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन मैराइन वाटर। इसी तरह से हम मैराइन वाटर में बात करें, समुद्री जल में परासरण दाब का नियंत्रण कैसे होता है। तो अगेन बात वही सेम, क्या कोशिका का तो 200 से 300 ही होना है भाई, कोशिका तो 200 से 300 में सर्वाइव करेगी। ठीक है, अब बाहर का कितना भाई, अब जल कौन सा है, जल यहाँ है मैराइन वाटर, समुद्री जल है। तो समुद्री जल है तो 1000 से 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। भाई समुद्री जल का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि लवण होते हैं उसमें। तो अब क्या हुआ, बाहर का कितना है, 1000 से 1200 है, अंदर का कितना है, 300 है। अब तनु कौन सा है, अंदर वाला तनु हो गया। अब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, चलिए पहले डिस्कस किसको करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं अपन प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, तो भाई प्रॉब्लम एक तो ये आएगी कि जल लगातार बाहर जाएगा, क्योंकि जल हमेशा तनु से सांद्र की तरफ जाता है, तो जल लगातार बाहर जाएगा। और सॉल्ट जो होते हैं, लवण होते हैं, वो सांद्र से तनु की तरफ आते हैं, मतलब सॉल्ट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होने दिया तो क्या होगा, ऐसा होने दिया तो अंदर का भी ये 1200 करके छोड़ेंगे, और अंदर का 1200 कर दिया तो अगेन प्रॉब्लम वाली बात है ना, प्रॉब्लम वाली। अगर अंदर का भी 1200 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, सर्वाइव नहीं करेगी सेल। तो क्या है इसमें, दो प्रॉब्लम, जल लगातार बाहर, दूसरा सॉल्ट लगातार अंदर। सॉल्यूशन क्या, समाधान यही कि पहली बात तो ये लगातार पानी पीते हैं, ये लगातार पानी पीते रहते हैं, ये इनके पास समाधान है भाई। लगातार पानी पिएंगे जिससे पानी की जो हानि हुई है वो उसको बराबर किया जा सके। दूसरी बात, इनका मूत्र कैसा होता है, इनका मूत्र सांद्र होता है, जिससे कि जो मूत्र के माध्यम से जल निकल रहा था, यूरिन के थ्रू जो जल निकल रहा था, वाटर निकल रहा था, उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ठीक है, और तीसरा अगेन इनमें भी आयोनोसाइट सेल्स हैं, और आयोनोसाइट सेल्स क्या करती हैं, सॉल्ट को निम्न से उच्च की तरफ ले जाती हैं। सॉल्ट निम्न कहाँ है, सॉल्ट निम्न अंदर है और उच्च कहाँ है, बाहर है। तो ये जो सॉल्ट अंदर आ रहे हैं इनको वापस से कहाँ ले जाएगी, बाहर ले जाएगी। तो आयोनोसाइट सेल्स जो होती हैं सॉल्ट को, लवण को क्या करती हैं, सेल से निकालकर और वाटर की तरफ ले जाती हैं। सेल से कहाँ ले जाती हैं, वाटर की तरफ, क्योंकि आयोनोसाइट सेल्स यहाँ पर भी वही काम कर रही थी, सॉल्ट को निम्न से उच्च, यहाँ निम्न बाहर था तो बाहर से अंदर ला रही थी, और यहाँ पर भी निम्न से उच्च, यहाँ निम्न अंदर है तो अंदर से बाहर ले जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर परासरण दाब का नियंत्रण होता है, किसमें, फ्रेश वाटर में या स्वच्छ जल में। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गई ना। चलिए हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जीवों के प्रकार उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। मतलब एक तरह से हम बोल रहे हैं जीवों के प्रकार उनके मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, कि उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ या मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, उसके आधार पर अपन यहां पर बात करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको मिलेंगे अमोनोटेलिक, फिर उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा इनका, अमोनिया, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। यूरियोटेलिक, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिया। यूरिकोटेलिक, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिक एसिड, या जिसको क्या बोलते हैं यूरिक अम्ल। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव कितने प्रकार के होंगे, हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अमोनोटेलिक, अमोनिया, अमोनिया वाले जीव कौन कौन से, जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, ये अपन सब एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, सीएंट्रेटा, सारी फाइलम्स होती हैं, संघ होती हैं, चप्टेग्रमी, गोलक्रमी। ठीक है, चप्टेग्रमी जिनको प्लेटी हेल्मिंथेस कहते हैं, ये कौन से संघ में आते हैं, प्लेटी हेल्मिंथेस। गोलक्रमी किस में आते हैं भाई, एस के हेल्मिंथेस। ठीक है, जलीय आर्थ्रोपोड, जलीय आर्थ्रोपोड होंगे इसमें, जलीय मोलस्क होंगे इसमें, इकाइनोडर्मेटा होंगे इसमें,
क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, हालांकि सरीसृप है मगरमच्छ, लेकिन वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। बाकी के सरीसृप अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी के जो सरीसृप होते हैं क्रोकोडाइल को छोड़कर वो क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। टेडपोल जो उभयचर का लार्वा होता है, मेंढक का लार्वा होता है, लेकिन उभयचर किसमें आते हैं, उभयचर इसमें आते हैं। अपवाद है ये टेडपोल, उसका लार्वा। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस जनरली यहाँ पर आ जाती हैं। अस्थिर मछलियाँ जो होती हैं वो इसमें आती हैं, जबकि जो उपास्थल मछलियाँ होती हैं, कार्टिलेजिनस फिश, वो किस में आती हैं, यूरिकोटैलिक में आती हैं। भाई यूरिकोटैलिक में और क्या आते हैं, यूरिकोटैलिक में ह्यूमन भी आता है, मनुष्य भी आता है, ठीक है ना। इसके बाद एनिड भी आते हैं। यूरिकोटैलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन सरीसृप करते हैं। एव्स मतलब पक्षी जितने होते हैं सारे एव्स में आते हैं, ठीक है, तो एव्स भी करती हैं, ठीक है। इंसेक्ट, कीट जो होते हैं, ठीक है, हालांकि आर्थ्रोपोड होते हैं, लेकिन जलीय आर्थ्रोपोड यहाँ पर आते हैं, बाकी इंसेक्ट जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक में आ जाते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये 3 तरह के उत्सर्जी पदार्थ हैं, और कौन कौन किसका उत्सर्जन करते हैं, उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किसका क्या है, उसकी हमने बात करी है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किसका क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो तीनों उत्सर्जी पदार्थ हैं, तीनों उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ठीक है। इनकी टॉक्सिसिटी अगर देखिए, विषैलापन, टॉक्सिसिटी, कौन कितना अधिक विषैला है, सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया है, फिर उससे कम यूरिया है, फिर उससे कम यूरिक अम्ल है, ठीक है। और जो जितना विषैला होगा ना उसके उत्सर्जन में उतना ही ज्यादा जल लगता है, जो जितना विषैला होगा उसके उत्सर्जन में उतना ही ज्यादा जल लगेगा। मतलब हम बात करते हैं जल की मात्रा की कि कौन कितना अधिक जल का उत्सर्जन किसमें ज्यादा होता है, तो अमोनिया के केस में सबसे ज्यादा होता है, यूरिया के केस में उससे कम होता है, और यूरिक एसिड को निकालने में जल बहुत कम लगता है। बहुत कम मतलब इतना कम कि कई बार ये यूरिन जो होता है वो अर्धठोस हो जाता है। ये मूत्र कैसा होता है, अर्धठोस मूत्र होता है। और सबसे ज्यादा तनु मूत्र कौन सा होता है, जो अमोनोटेलिक होते हैं उनका, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन में अगर अमोनिया को निकालना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा विषैला है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए जल की मात्रा भी उतनी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए अमोनिया के केस में जो है सबसे ज्यादा वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी के आधार पर थे। अच्छा, इसमें अगर बात करें अपन उत्सर्जी अंगों के बारे में, अभी अपन ने देखा कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से थे, ठीक है। अलग अलग संघ में, अलग अलग फाइलम में अलग अलग तरह के उत्सर्जी पदार्थ हमने पढ़े। अब अपन ये देखें कि अलग अलग संघ में अलग अलग तरह के जो है उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो किस अंग के माध्यम से निकलते हैं। जैसे हमें मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है भाई, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है। ऐसे ही बाकी संघ में देखते हैं अपन कहां पर कौन कौन से उत्सर्जी अंग मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें पोरीफेरा की, भाई पोरीफेरा जिसमें क्या आते हैं, स्पंज, पोरीफेरा या स्पंज हो गया, फिर सीलिंट्रेटा हो गया, सीलिंट्रेटा में हाइड्रा वगैरह आते हैं, आपने नाम सुना होगा, इनके कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर टीनोफोरा हो गया, टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा के बाद प्लेटी हेलमिन्थेस हो गया, प्लेटी हेलमिन्थेस। अच्छा, इन सब में तो कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता, जो बॉडी सरफेस होती है, शारीरिक सतह द्वारा ही, जो बॉडी सरफेस है जिसको क्या बोलते हैं, शारीरिक सतह जो होती है, उसके माध्यम से ही उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, कोई अलग से ऐसा उत्सर्जी अंग नहीं है। बात करें प्लेटी हेलमिन्थेस की, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें चपटे क्रमी, जिनको फ्लैट बॉन्स भी कहते हैं, इनका जो उत्सर्जी अंग होता है ना वो फ्लेम सेल्स होती है। क्या होती है, फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, फ्लेम सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। बात करें एस हेलमिन्थेस की, एस हेलमिन्थेस का मतलब क्या है, जिसमें गोल क्रमी आते हैं भाई, एस हेलमिन्थेस या गोल क्रमी आते हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उनका उत्सर्जी अंग क्या होता है, इनका उत्सर्जी अंग होता है रेनिड सेल कहते हैं, RENNETTE, रेनिड सेल या रेनिड कोशिकाएं जो होती हैं वो एस हेलमिन्थेस का उत्सर्जी अंग होती है, ठीक है। एनिलिडा, एनिलिडा का उत्सर्जी अंग जो है वो नेफ्रिडिया होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दिमाग नहीं लगाना, याद रखना है क्या होते हैं, बस ये उत्सर्जी अंग है ना। हमें तो केवल मनुष्य के उत्सर्जी अंग की डिटेल पढ़नी है, मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है, तो उसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, इनके तो केवल नाम याद रखते हैं, ठीक है। एनिलिडा में नेफ्रिडिया। बात करें आर्थ्रोपोडा की, क्योंकि आर्थ्रोपोड जो होते हैं ना, आर्थ्रोपोड में अगर बात करें जैसे प्रॉन हो गया, प्रॉन मतलब झींगा, झींगा, उसका उत्सर्जी अंग होता है एंटेनरी ग्लैंड, एंटेनरी ग्रंथि होती है, एंटेनरी ग्लैंड होती है जो इसका उत्सर्जी अंग होती है आर्थ्रोपोडा में, किसका, झींगे का। आर्थ्रोपोडा में कीट की अगर बात करें ना तो कीट में उत्सर्जी अंग होता है कौन सा, मेलपीजियन ट्यूबूल। अच्छा, आगे मेलपीजियन बॉडी भी आएगी, उससे कंफ्यूज नहीं होना, बोला है वो आगे पढ़ेंगे। मेलपीजियन ट्यूबूल है इसमें, मेलपीजियन नलिकाएं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में जो स्पाइडर मकड़ियां होती हैं, स्कॉर्पियन जो बिच्छू होते हैं, इनका उत्सर्जी अंग होती है कॉक्सल ग्लैंड। इनका उत्सर्जी अंग क्या है, इनका उत्सर्जी अंग है कॉक्सल ग्लैंड, या जिसको क्या बोलते हैं, कॉक्सल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद हम मोलस्का की बात करें, भाई मोलस्का क्या है, मोलस्का का उत्सर्जी अंग जो है वो बोजिनस के अंग कहते हैं इनको, बोजिनस के अंग, ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं मोलस्का का। इकाइनोडर्मेटा, अगेन इकाइनोडर्मेटा में कोई भी उत्सर्जी अंग अलग से नहीं होता, मतलब इकाइनोडर्मेटा में भी जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ निकलेंगे वो शारीरिक सतह से निकलेंगे, बॉडी सरफेस के माध्यम से निकल जाएंगे, अलग से कोई भी इनमें उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में हेमिकॉर्डेटा, जो आर्टिकॉर्डेट होते हैं जिनको, ये सब एनिमल किंगडम में सबके एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश वगैरह आती है, तारा मछली होती है, इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्रंथि होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो इनका उत्सर्जी अंग होती है, किसका, हेमिकॉर्डेटा का, ठीक है। और बात करें कॉर्डेटा की, ठीक है। कॉर्डेटा की अगर बात करें तो भाई कॉर्डेटा में जो ग्लैंड होती है, कॉर्डेटा में जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, किडनी होती है। जैसे कि हम कॉर्डेट में आते हैं ना तो हमें मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, हमें मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। उत्सर्जी अंग जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या जिसको क्या बोलते हैं हम, मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई उत्सर्जी अंग का कार्य क्या है। तो सीधी सी बात है, उत्सर्जी अंग का कार्य क्या है भाई, एक तो उत्सर्जन करना, ठीक है। उसके अलावा बॉडी का संस्थापन, मतलब आंतरिक वातावरण को स्थायी करके रखना। आंतरिक वातावरण को स्थायी करने का मतलब क्या है, परासरण दाब को नियंत्रित रखना, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरी बात यह है कि शरीर के जो द्रव्य होते हैं उनके पीएच वगैरह को नियंत्रित करना, ठीक है। फिर हमने जंतुओं के प्रकार पढ़े परासरण दाब के नियंत्रण के आधार पर, तो परासरण दाब के नियंत्रण के आधार पर हमने क्या क्या पढ़ा, परासरण स्थायी होते हैं, परासरण नियामक होते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से जो जल में अपने परासरण दाब को नियंत्रित कर पाते हैं, चाहे वो स्वच्छ जल में रहे चाहे वो समुद्री जल में रहे। फिर हमने यहाँ पर उत्सर्जी अंगों के जो है उत्सर्जी अंग पदार्थ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं उसमें हमने देखा अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के बारे में। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो इनकी विषाक्तता है उसका क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा विषैला क्या होगा अमोनिया, सबसे कम क्या होगा यूरिक अम्ल, और जो जितना ज्यादा विषैला होगा उसके उत्सर्जन में उतना ही ज्यादा जल लगेगा। फिर हमने यहाँ पे अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंगों की बात करी। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पर अमोनिया के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। अमोनिया के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमोनिया जो होता है प्रथम उपापचयी वेस्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। सबसे पहले बनने वाला अमोनिया ही होता है, चाहे किसी में भी, हम में भी सबसे पहले अमोनिया ही बनता है। वो बात अलग है कि बाद में उस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में, लेकिन सबसे पहले बनने वाला उपापचयी जो वेस्ट होगा, व्यर्थ पदार्थ होगा, अवशिष्ट पदार्थ होगा, वो उपापचयी अवशिष्ट कौन सा होगा, अमोनिया होगा। ठीक है, इसमें इसकी अमोनिया के बनने में एटीपी की आवश्यकता एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। अमोनिया के बनने के लिए कोई भी एटीपी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही। हाँ, लेकिन अमोनिया से यूरिया बनेगा तो एटीपी लगेंगे, यूरिया से यूरिक अम्ल बनेगा तो भी एटीपी लगेंगे, लेकिन अमोनिया के बनने में कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक विषैला होता है, सर्वाधिक विषैला होता है। ठीक है, और अमोनिया के निष्कासन में किडनी की भूमिका नहीं होती, क्योंकि भाई किडनी तो तब काम करेगी जब जल को अवशोषित करना होगा। अमोनिया में तो जल, जितना जल है सब निकल जा रहा है भाई, जितना जल है, इसलिए अमोनिया केवल वही जीव मोनोटेलिक हो सकते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर सकते हैं, जिनको लगातार जल मिलता हो, वो लगातार पानी पी रहे हो, तब पानी में ही रहते हो। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, किडनी की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने किडनी क्या करती है भाई, पहले किडनी में जाएगा जो हमारा अमोनिया या यूरिया बना है, पहले किडनी में जाएगा, जैसे कि जल का अवशोषण हो जाएगा और पूरा जल मूत्र के साथ बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा है, हमें पता है उसमें जल तो बहुत ज्यादा बाहर निकालना है, तो किडनी के जल अवशोषण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि इसमें किडनी की कोई खास भूमिका नहीं होती है, शारीरिक सतह से गैस के रूप में निकल सकता है। ठीक है ना, अमोनिया जो है शारीरिक सतह से ही निकल जाता है, तो उसमें किडनी की कोई भी भूमिका नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और बता देता हूं मैं आपको, कंगारू चूहा, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कंगारू चूहा के बारे में। एक्चुअली जो कंगारू चूहा होता है ना, ये नॉक्टर्नल होता है, तो ये रेगिस्तान में रहता है, ऐसी जगह पे बिल्कुल पानी नहीं मिलता लगभग। तो इसमें क्या क्या इसमें अनुकूलन पाए जाते हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, एक तो ये नॉक्टर्नल होता है भाई, नॉक्टर्नल होता है मतलब रात में सक्रिय होता है, ये दिन में निकलता ही नहीं बाहर। दिन में निकलेगा तो जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, नहीं तो ऐसी जगह पर रह जहां पे जल की उपलब्धता है ही नहीं। तो इसमें क्या क्या अनुकूलन है भाई, नॉक्टर्नल है। ठीक है, रात्रि चर है, रात में ही सक्रिय होगा, निकलेगा। दूसरी बात, अच्छा, लेकिन ये वाली बात है कि पानी नहीं पीता, इसको पानी पीने की जरूरत नहीं है, तो पानी पीना भी चाहेगा तो वहां से पिएगा, तो अनुकूलन हो गया। पानी नहीं पीता, पानी ऐसी जगह पे रहता, पानी होता ही नहीं, तो पिएगा कहां से, तो भाई पानी नहीं पिएगा तो पानी का काम कौन करेगा, तो उपापचयी जल, ये बीज खाता है एक्चुअली, ये क्या खाता है, बीज खाता है, तो उपापचयी जल का प्रयोग करता है। ये क्या करता है, ये उपापचयी जल का प्रयोग करता है। जो उपापचयी जल है जो शरीर की क्रियाओं में बीज खाएगा, बीज में उपापचयी क्रियाएं होंगी, तो उपापचयी क्रियाएं होंगी तो क्या निकलेगा, जब उपापचयी क्रियाएं होंगी तो वहां से जल निकलेगा, H2O निकलेगा, तो उन्हीं का प्रयोग कर लेता है कंगारू चूहा। ठीक है ना, अलग से पानी नहीं पीता। मूत्र जो है अत्यधिक सांद्र होता है इसका, मूत्र कैसा होता है, बहुत अधिक सांद्र होता है इसका। ठीक है, तो मूत्र के माध्यम से कोई खास जल निकलता नहीं। श्वेत ग्रंथि जो होती है, श्वेत ग्लैंड, वो श्वेत ग्रंथि भी अनुपस्थित होती है, श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है, तो पसीने के माध्यम से भी कोई जल निकलने के चांसेस नहीं होते, वैसे भी जल कम है इसमें, तो ठीक है ना, उपापचयी जल ही है, जो भी है तो निकलने से भी तो रोकना है ना। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि क्या होती है, जो श्वेत ग्लैंड होती है, पसीने वाली ग्रंथियां जो होती हैं, वो क्या होती है, पसीने वाली ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, और इसमें जो ब्रीथ रेट होती है, श्वसन दर धीमी होती है। श्वसन दर कैसी होती है, बहुत धीमी होती है। श्वसन दर धीमी होने से क्या फायदा, क्योंकि जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो वायु के माध्यम से थोड़ा जल की मात्रा भी बाहर निकालते हैं। वायु जो होती है वो नम होकर बाहर निकलती है, जब नम होकर बाहर निकलती है मतलब हम थोड़ा बहुत जल तो उसमें मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, श्वसन दर क्या होती है, इसकी धीमी होती है, जिससे श्वसन के माध्यम से जो है, सांस के माध्यम से जो है कोई जल की हानि नहीं होती इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो बार पूछे हुए कंगारू चूहा के बारे में, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है।